फिर ये शिमला समझौता क्या है जिससे पाकिस्तान अलग होने की बात कह चुका है। और आप देखिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, कहाँ, पहलगाम में, और जिसमें हमारे टूरिस्ट मारे गए, पर्यटक घूमने गए हुए थे, वो मारे गए। उसके बाद भारत ने बहुत सारे फैसले लिए पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान भारत के खिलाफ ले रहा है। तो साल 1972 में जुलाई के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में काफी गहमा गहमी थी। यह वह दौर था जब पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बांग्लादेश आजाद हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 73,000 युद्धबंदी भारतीय हिरासत में थे, और जिसमें 45,000 सैनिक या अर्धसैनिक शामिल थे, और पश्चिमी पाकिस्तान का लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र भारत के कब्जे में था। इस पृष्ठभूमि में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिल रहे थे। बाद में जो यह समझौता हुआ उसे शिमला समझौता कहा गया। समझौते के दस्तावेज पर हमला की तारीख 2 जुलाई 1972 दर्ज की गई है, जबकि वास्तव में इस दस्तावेज पर 3 जुलाई की सुबह हस्ताक्षर किए गए थे। और भारत और पाकिस्तान के बीच आप देखेंगे क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बन गया, और दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के जरिए या अन्य शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेदों को आपसी सहमति से हल करने की प्रतिबद्धता पर सहमत हुए थे। कौन? भारत और पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 1947 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था। और देखिए बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। और आप देखिए पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति यह थी कि पाकिस्तान में कोई भी संविधान नहीं था। 1970 के आम चुनाव में चुने गए नेशनल असेंबली के भविष्य के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव हारने वाली पार्टियां चुनाव को रद्द करने की मांग कर रही थी। और इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक विजयी देश की नेता के तौर पर भारत के लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय नेता बन गई थी। ऐसे में भारत के सामने पाकिस्तान को और सबक सिखाने की योजना की बात हो रही थी। कई अखबार कह रहे थे कि पराजित पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वह कश्मीर समेत बाकी सभी विवादों को भारतीय शर्तों के अनुसार स्थायी तौर पर हल करे। पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तानी सेना में अशांति बढ़ गई थी। कैद हुए चुके सैनिकों को रिहा करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई संविधान नहीं था। इसलिए मार्शल लॉ नियम जारी किए गए और सत्ता एक सिविलियन को हस्तांतरित कर दी गई। इस तरह से एक सिविलियन चीफ ऑफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान के सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को ने रूस का दौरा किया और कहा कि पाकिस्तान भारत पर अपने पुराने मित्र रूस के जरिए वार्ता शुरू करने के लिए दबाव डलवाना चाहता था। काफी कूटनीतिक प्रयासों के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुई थी। वार्ता की शुरुआत हम अपनी जीत पर शर्मिंदा नजर आ रहे थे, और आप देखिए संपर्क बहाल हुए और प्रतिनिधि मंडलों का आना जाना हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भारत आकर बातचीत करने का फैसला हुआ, ताकि शुरुआती स्तर पर जो कुछ भी तय किया जा रहा था उसे औपचारिक समझौते की शक्ल दी जा सके। वार्ता की शुरुआत भारत स्पष्ट रूप से एक विजयी देश था, लेकिन एक भारतीय राजनीति के अनुसार बातचीत के दौरान वो मोड़ भी आया जब विजयी देश शर्मिंदा नजर आ रहा था। भारत की तरफ से वार्ता करने वाली टीम के एक अधिकारी के एन बख्शी ने 2007 में एक साक्षात्कार में कहा था कि हालांकि पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, पूरी दुनिया की राय भारत के हक में थी, फिर भी हम ज्यादा हासिल नहीं कर सके। हम अपनी जीत पर शर्मिंदा दिख रहे थे। हम समझौता करने की इच्छा में पाकिस्तान के सामने झुके जा रहे थे। भारत के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर उदय बालकृष्णन ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 20 नवंबर 2019 को दैनिक हिंदू में एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी। साल 1972 शिमला समझौते को उनकी राजनीतिक गलती कहा था। और ये आप देखते हैं कि अभी पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए ना, शिमला समझौते समेत भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों सभी तरह के व्यापार निलंबित कर दिए। भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, बाघा सीमा भी बंद करने का ऐलान किया। सिंधु जल संधि के तहत पानी रोकने या मोड़ने को कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत के रक्षा सलाहकारों उनके सहायकों को देश छोड़ने को कहा गया। और ये आगे कहते हैं कि हम कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि ऐसी कोई परिस्थिति थी जिसने 1971 के बाद इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के सामने नुकसानदायक सौदा करने पर मजबूर किया। शिमला समझौते उसके बाद के दिल्ली समझौते ने पाकिस्तान को वह सब कुछ दिया जो वह चाहता था। पाकिस्तान के वो सभी इलाके जिन पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था, पाकिस्तानी सेना के किसी भी अधिकारी को वर्तमान बांग्लादेश में नरसंहार के आरोप में मुकदमा चलाए बिना उन सबकी सुरक्षित पाकिस्तान वापसी।
डॉक्टर बालकृष्णन लिखते हैं कि अगर कभी भी भारत के पाकिस्तान के संग संबंधों में कोई बरतरी और प्रभावशाली होने का पॉइंट दिखा तो यही कि वह क्षण था जब भारत ने अपनी ताकत के बल पर पाकिस्तान के 5,000 वर्ग क्षेत्र मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उसकी सेना के लगभग 2/4 हिस्से को युद्धबंदी बना लिया था। बालकृष्णन लिखते हैं कि यह आश्चर्यजनक बात है कि भारत ने दोनों को ही आसानी से क्यों लौटा दिया। इस बारे में भारत के एक पूर्व राजनयिक शशांक बनर्जी कहते हैं कि पाकिस्तान की युद्धबंदियों को वापस भेजने का फैसला शेख मुजीबुर रहमान को जिंदा और सही सलामत उनके देश भेजे जाने के लिए किया गया था। शशांक बनर्जी के इस तर्क का जवाब देते हुए बालकृष्ण लिखते हैं, उनकी शशांक की बात ठीक नहीं है। युद्धबंदियों की वतन वापसी साल 1973 के दिल्ली समझौते के बाद हुई, जबकि इस समझौते से काफी पहले जनवरी 1972 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश पहुंच चुके थे। शिमला समझौते के समय भारत में क्या सोच थी? हालांकि इंदिरा गांधी के फैसले के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की हार के बाद वह ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती थी जो प्रथम विश्व युद्ध के बस वर्साए समझौते जैसा हो, जिसकी जिसकी अपमानजनक शर्तों ने जर्मनी में बदला लेने की कट्टर भावना को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप जर्मनी ने नाजी नेतृत्व का उदय हुआ। 2007 में अपने इंटरव्यू में केएन बख्शी ने इस समझौते के बारे में शिमला में होने वाले अंतिम चरण की कहानी बताई थी, जिसमें पता चलता है कि भारत की सैन्य जीत के बाद शिमला समझौते में राजनयिक स्तर पर हारने की बजाय वसाए सिंडोम के साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की वार्ता की उच्च रणनीति भी थी। शिमला की कहानी भारतीय वार्ता टीम के अधिकारी केएन बख्शी की जबानी क्या कहते हैं? शिमला समझौते की पूरी तैयारियों के दौरान हमने कुछ प्रमुख बिंदुओं को उजागर करने की कोशिश की। पहला यह था कि भुट्टो विश्वसनीय नहीं थे, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। जुबानी तौर पर हम यहाँ तक कह देते थे कि उनकी माँ भी उन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती है। 1000 साल के युद्ध की बात करने वाली जेड जुल्फिकार अली भुट्टो अब बहुत मीठा बन चुके थे, दूध और शहद की नहरों शांति और समृद्धि की बात कर रहे थे और यह सब हमारे कानों के लिए संगीत था और हम इस पर विश्वास कर रहे थे। हमारे सामने बहुत मीठी बातें की जा रही थी, जैसा कि हमारे दोनों देशों की जनता शांति से ही तरक्की कर सकती है। हमें अपने दोनों देशों के बीच संघर्ष और युद्ध के इतिहास को समाप्त करना होगा। मेरा विश्वास करो, जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। भुट्टो ने अपनी सारी बातें सार्वजनिक और निजी तौर पर ऐसे ही की। उन्होंने भारतीय पत्रकारों से कहा कि नई युद्ध विराम रेखा लाइन ऑफ पीस होना चाहिए और वो अपने लोकतांत्रिक हैसियत पर जोर देते रहे और लंबे समय तक चले सैन्य शासन के बाद पहली बार वो पाकिस्तान के पहले निर्वाचित नेता थे। वो ऐसा जाहिर कर रहे थे जैसे कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मदद चाहिए, क्योंकि शांति जैसे बुनियादी मुद्दे पर केवल एक लोकतांत्रिक सरकार ही फैसला ले सकती है। इसलिए उन्हें एक समझौते की जरूरत थी जिससे वे अपने लोगों को बेच सकते थे और यह उनके किरदार अदा करने का एक पहलू था। इस कूटनीतिक नाटक की दूसरी भूमिका अजीज अहमद ने निभाई थी, जो पूरी तरह से नकारात्मक किरदार था, जटिल अहंकारी और इस तरह का था जैसे कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हमेशा बहुत बुरा व्यवहार किया। यह लगभग हॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह था जिसमें एक अच्छा पुलिस वाला होता है और दूसरा बुरा, और दोनों पुलिसकर्मी मिलकर ही एक ही लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज अहमद ने एक बुरे पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई। वह कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे अलग अलग तरीके से एक ही बात करते थे। यह जम्मू कश्मीर सहित हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर ज्यादातर पारंपरिक पाकिस्तानी पक्ष था। और आप देखिए, इस्लामाबाद में दैनिक मसावत के तत्कालीन संवाददाता अहमद हसन अलवी, जो शिमला प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे, उन्होंने कई साल बाद अपने पत्रकार मित्रों के जुल्फिकार अली भुट्टो को इस राजनीतिक नाटक का निर्देशन के बारे में बताया था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बेंजीन भुट्टो को मुस्कुराने से लेकर कपड़ों के चुनाव तक पर भी निर्देश देते हुए कहा थे। केएन बख्शी की बातों की अहमद हसन अलवी की बातों से पुष्टि होती है कि भुट्टो एक माहौल बनाना चाहते थे और जिसके लिए सभी को कुछ खास संवाद बोलने थे। इसे ड्रामे का स्टेज कोई थिएटर नहीं था, बल्कि शिमला का वह बंगला था जहां वार्ता हो रही थी। इस राजनयिक नाटक की प्रोडक्शन में अभिनेताओं का एक तीसरा ग्रुप भी था। जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला पूरी तैयारी के साथ आए थे। वह 84 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लेकर आए थे, जिसमें राजनेता, सरकारी कर्मचारी, खुफिया अधिकारी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सैन्य अधिकारी शामिल थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वो नेता भी शामिल थे जिन्होंने भारत पर प्रभाव था। वही नेशनल आर्मी आवामी पार्टी के वली खां को भी भारत ले आए थे, जिन्हें भारत में एक फ्रेंडली पॉलिटिशियन माना जाता था। भारत ने उनके कई दोस्त और प्रशंसक भी थे। भुट्टो अपने साथ पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव को भी लाए थे, जो कश्मीरी थे और कई भारतीय अधिकारी उनके व्यक्तिगत रूप से जानते थे। हम मेजबान देश थे और हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो जो कुछ कह रहे थे उसकी योजना संगठित और समन्वित थी। भुट्टो जिन लोगों को अपने साथ लाए थे
और वे अपने सभी दोस्तों और किसी आप देखते हैं कि क्या किसी ये आप देखें किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहे थे जो भी उनके उनसे बात करने को तैयार थे। देखें, इस सवाल पर क्या समझौते में द्विपक्षीय शर्तों पर सहमति हुई थी। वो आम शर्तों में प्रस्तावित लगभग हर चीज आप देखते हैं कि पर सहमत हुए थे। लेकिन अगर हम शिमला समझौता को देखें तो मुझे लगता है कि समझौते को दो हिस्सों में बांटा गया, एक ठोस समझौता और दूसरा इसका प्रत्यक्ष रूप। हमारे मुताबिक वो भुट्टो धोखा नहीं दे रहे थे। हमारा मतलब ये था कि हम ये कहते थे कि हम स्थायी शांति चाहते हैं, या हम एक दूसरे के खिलाफ सतीत्वपूर्ण प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, या हम सभी समस्याओं को शांति से हल करेंगे, संबंधों को सामान्य बनाएंगे, व्यापार, आर्थिक सहयोग, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान सहयोग करेंगे। तो सब मान लेते। और ये आप देखिए, पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए 5 कदम भारत की तरफ से 1960 के सिंधु जल समझौते को रोका गया है। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद की गई। पाकिस्तान के लिए सार्क सार्क वीजा स्कीम बंद की गई। पाकिस्तान के मिशन में सैन्य सलाहकारों को वापस जाना होगा। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर ये आप देखिए कितनी की गई, 30 की गई, 55 से घटाकर। दो तरफा दृष्टिकोण ही इस फैसलों की आधारशिला था। ऐसे प्रावधानों पर अमल करना पूरी तरह से दोनों पक्षों की राजनीतिक प्रतिबद्धता पर निर्भर आप देखते हैं कि करता है। लेकिन समझौते में भी इन मामलों में आप देखते हैं कि दो चालाकी जोड़ी की गई थी। पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौते में शामिल किए गए पहले पैराग्राफ नंबर 1.1 में कहा गया था, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के नियम और आप देखते हैं कि और देश दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रवृत्ति और वार्ता की दिशा निर्धारित ये आप देखिए करेंगे। फिर पैराग्राफ 1.56 में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार वे ताकत के इस्तेमाल के जोखिम से बचेंगे। सबसे ज्यादा चालाकी पैरा नंबर 4.1 में थी, जिसमें कहा गया था कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल का 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम के नतीजे में दोनों पक्षों की तरफ से किसी भी पक्ष की आप देखते हैं कि स्वीकार्य पोजीशन का पूर्वाग्रह के बिना सम्मान किया जाएगा। ये अनुच्छेद निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच सीधे तौर पर होने वाली बातचीत के दौरान अंतिम समय में जोड़े गए थे। इस सवाल का जवाब देते हुए बख्शी ने कहा कि यह बिल्कुल ऐसा ही था कि लाइन में तो बदलाव किया जाएगा, लेकिन भुट्टो कश्मीर के बारे में अपने दावों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का पक्ष है कि पूरा क्षेत्र विवादित है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुद्दे को जनमत संग्रह के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। उन्होंने इस पोजीशन को बरकरार रखा। और एक और दिलचस्प बात है कि व्यापार, यात्रा, संचार, यहाँ तक कि राजनयिक मिशनों को फिर से खोलने के लिए किसी अन्य प्रावधान के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए समझौता को लागू करने के लिए 30 दिन का समय रखा गया था। और फिर पैराग्राफ नंबर 6 का अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें स्पष्ट रूप से कश्मीर के अंतिम समझौते के शब्द को जोड़ा गया था। समझौते से दोनों पक्षों को क्या मिला? पहलगांव की ये आप समझ रहे हैं। प्रेंस्टन यूनिवर्सिटी के वुडरो विल्सन स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर ये आप देखते हैं कि क्या मैरी गैरी जे बॉस ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी नाम के जर्नल में लिखा कि भारत के लिए कथित रूप से युद्ध अपराधों में शामिल पाकिस्तानी सैनिकों पर मुकदमा चलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कश्मीर के मुद्दे को स्थायी तौर पर सुलझाना था। फिर भी इंदिरा गांधी ने बड़ी चतुराई से भुट्टो की पाकिस्तानी सेना के बारे में चिंताओं का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को मान्यता दिलाने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक इंदिरा गांधी ने अपनी 12 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा था कि उन्होंने भुट्टो से कहा था कि जहां तक युद्धबंदियों का सवाल है, इस मामले में एक तीसरा देश भी है और जिसका इसको बहुत गहरा संबंध है, यानी बांग्लादेश, और उस मुद्दे को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कि वह भी वार्ता में शामिल ना हो, यानी अब तक कि पाकिस्तान इसे मान्यता नहीं देता। और जब उन्होंने भुट्टो को इस बयान के बारे में पूछा गया कि अगर भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को मुकदमा चलाने के लिए बांग्लादेश को सौंप दिया तो शायद भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में बातचीत होना असंभव हो सकता है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के बारे में कहा था कि हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में संयुक्त कमान के सामने आत्मसमर्पण किया, इसलिए बांग्लादेश सरकार को तय करना है कि क्या होना चाहिए। इसके अलावा युद्ध अपराध के मुकदमे चलाना जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ नहीं है। दूसरी ओर भारत की इच्छाओं के विपरीत शिमला शिखर सम्मेलन और जो समझौता हुआ था वह पाकिस्तान के लिए अपेक्षा से अधिक लाभकारी था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान की 5000 वर्ग मील जमीन को जो भारत के कब्जे में थी उसे साल के अंत तक वापस कर दी गई थी। मशहूर शोधकर्ता फरजाना शेख ने अपने एक शोधपत्र जुल्फिकार अली भुट्टो इन परसिक्यूट ऑफ एशियन पाकिस्तान सेना में लिखा, भुट्टो ने बांग्लादेश को मान्यता दिए बिना यहाँ पाकिस्तान के सैनिकों पर युद्ध अपराधों के मुकदमे चलाने के लिए राजी हुए बगैर भारत से शांति का वादा हासिल किया था। इसी समझौते ने पाकिस्तानी कैदियों का भारत से रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया था। अब देखिए बेनजीर भुट्टो का अपने पिता से सवाल।
डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक किताब में बेनजीर ने एक दृश्य का वर्णन किया जहां भुट्टो समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने कमरे में दाखिल होते हैं। वो उनसे पूछती हैं कि उन्होंने युद्ध बंदियों के बजाय युद्ध में हारी हुई चित्त की वापसी की को क्यों प्राथमिकता दी। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि वह हैरान थी क्योंकि बुद्धिजीवियों के परिवार उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी को जवाब दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्धबंदियों या क्षेत्र में किसी एक को वापस करने की पेशकश की थी। भुट्टो ने कहा कि उन्होंने कब्जे वाले क्षेत्र की मांग की क्योंकि युद्धबंदी एक मानवीय मुद्दा है, उन्हें हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत भारत को उन्हें पाकिस्तान की वापस भेजने के लिए मजबूर करेगा। दूसरी ओर क्षेत्र कोई मानवीय मुद्दा नहीं है, इसे एकीकृत किया जा सकता है। भुट्टो ने फलस्तीन की जमीन का उदाहरण दिया जो इतने वर्षों के बाद भी वापस नहीं हुई है। पाकिस्तान लौटने पर उन्होंने अपने शुरुआती भाषणों में घोषणा की कि 5 साल से अरब अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे मेरी ये जमीन 5 महीने से भी कम समय में मिल गई। इजराइल ने 1967 में पश्चिमी जॉर्डन पर कब्जा किया था। यह क्षेत्र आज तक इजराइल के कब्जे में है। कश्मीर का नया संविधानिक दर्जा शिमला समझौता। तो आप देखिए सवाल यह है कि इस समझौते के नतीजे में भुट्टो की कूटनीति से भारत पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। इस समझौते के कारण इंदिरा गांधी को आज भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तान में विश्लेषकों के अनुसार शिमला समझौता दोनों देशों को बाध्य करता है कि वो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों नियमों के अनुसार द्विपक्षीय रूप से अपने विवादों क्या विवादों को आप देखते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके और बातचीत के माध्यम से हल करें। इस संदर्भ में 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा विवादित राज्य जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन एक तरफा कदम है जो शिमला समझौते का खुले तौर पर उल्लंघन है। शिमला समझौते में विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए बायलैटरल मैकेनिज्म के माध्यम से हल करने पर जोर दिया गया। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए भारत यह अर्थ निकालता है कि यह द्विपक्षीय वार्ता का मतलब है कि अब किसी भी अन्य पक्ष की, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की भी, दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाने में कोई भूमिका नहीं है। इसके विपरीत शिमला समझौते के उसी अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए पाकिस्तान का कहना है कि यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के चार्टर नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। उन्हीं के अनुसार इसे अपने विवादों का निपटारा करना होगा। इस संबंध में इस्लामाबाद में शिमला समझौते को आज भी एक प्रमाणित और प्रभावी समझौते के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह जोर दिया जाता है कि शिमला समझौता द्विपक्षीय विवादों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को समाप्त नहीं कर सकता। हालांकि कुछ विश्लेषक अब शिमला समझौते को एक बेकार दस्तावेज कहते हैं। शिमला समझौते पर भुट्टो और गांधी के विचार। तो आप देखिए भुट्टो ने शिमला समझौते में अपनी सफलता के जो भी कदम उठाए, चाहे पर्यवेक्षकों लेखकों ने इसे उनका चालाक कूटनीतिक हुनर कहा हो, उनके समर्थकों ने इसे अपनी पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का उदाहरण बताया। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हार को कूटनीतिक टेबल पर अपने देश के लिए जीत बदलना चाहते थे। इसलिए भुट्टो ने अमेरिका की एक पत्रिका फॉरेन अफेयर्स के अप्रैल 1973 में अंक में अपने एक लेख में लिखा था, पाकिस्तान निस्संदेह एक आक्रमण का शिकार हुआ था। इसका पूर्वी भाग भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। यह सच्चाई थी और जिसकी वजह से हमारे लोगों को किस्मत के लिखे के साथ समझौता करना मुश्किल था। वे समझते थे कि यह आक्रामकता की एक अलग घटना नहीं थी। इसके विपरीत ये दोनों महज संप्रभुता स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के वास्ते ही भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी आक्रामक कार्रवाइयां के एक लंबे सिलसिले का हिस्सा था। दूसरी ओर जब भारत की लोकसभा में इंदिरा गांधी पर विपक्ष की तरफ से आलोचना करने वालों ने ये शिकायत की कि वह पाकिस्तान के साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आई, तो उन्होंने कहा था अगर यूरोपीय देश जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैसा व्यवहार करते जैसा भारत ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते में किया तो हिटलर ना पैदा होता और ना द्वितीय विश्व युद्ध होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की हरकतें हैं खराब, वो कुछ भी करते रहिए, उनके लिए कितनी भी आप छूट देते रहिए, वो कुत्ते की पूंछ जैसा हाल है उसका कि कितने भी आप गैये में डाल लीजिए वो उल्टी की उल्टी नहीं कहेगी। जितने भी युद्ध हुए मुँह की खानी पड़ी, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है वो। समझ रहे हैं आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा।